की जो हमारी पोस्ट है वो गुज़िश्ता पोस्ट से मुत्तसिल है। पिछली हमारी पोस्ट थी मेंटल रिटार्डेशन के हवाले से। उसके हमने आपको बताया था कि मेंटल रिटार्डेशन नॉर्मली या मेंटल रिटार्डेड अमूमी तौर पर बच्चों को कहा जाता है। अब बड़ों के लिए भी ये मसाइल पैदा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हमने कल भी अर्ज़ की थी, वो होता है डिमेंशिया। आम ज़बान में हम कहें तो सठियाने का मर्ज़। इसके अंदर क्या होता है, अक्ल व शऊर जो है यानी कि सिविक सेंस और सोशल सेंसेस जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर, अब डिलेरियम के अंदर भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन डिलेरियम में और इसके अंदर हम फ़र्क कैसे करें। डिलेरियम के अंदर होशो हवास जो है वो बरकरार रहते हैं, यानी कि उसको अपने सेंसेस में होता है, लेकिन डिमेंशिया के अंदर ये मामला ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। अब बूढ़ों के अंदर ये अलामत पैदा कैसे होती हैं। इसके अंदर अमूमी तौर पर जो जिनसी बेरग़बती का अमल पहले शुरू होता है, उसके अलावा जो अमूमी जो मुआशी और इमरानियाती जो कैफियत एक या शऊर की कैफियत जो इंसान के अंदर पैदा हुई होती है, मिसाल के तौर पर बग़ैर इजाज़त कोई काम नहीं करना, दुकान से कोई चीज़ नहीं चुरानी, ये मामला उसके अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। उर्फ़िया में आप कह लें कि जो वो पहले नहीं कर रहा होता वो कर रहा होता है। अल्फाज बोलने में मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो सीखने की सलाहियत कम होनी शुरू हो जाती है, नई चीज़ों को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार अल्फाज को, जुमलों को दोहराता है और बोलने में, चलने में, रिएक्शन करने में मामला ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की जो पोस्ट है हमारी डिमेंशिया यानी कि सठियाने के ऊपर है, तो उम्मीद है कि आपको कसरुल हिकमत इंस्टीट्यूट के ऊपर ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपके लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हम मज़ीद आपको इस तरह की उम्दा पोस्टें बनाकर दे सकें। तो नाज़रीन, बात हो रही थी डिमेंशिया की, तो डिमेंशिया के अंदर हमने देखा कि इसमें सेहतमंद लोग तेज़ी से जब उम्र में बढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर ये मामलात और मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ग्रेजुअली एक वक्त ऐसा आता है कि सूरत हाल उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान कन हो जाती है। मेंटल रिटार्डेशन की तरह मरीज़ को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आ रहा होता। डिलेरियम की तरह डिलेरियम में मरीज़ को सब कुछ समझ आ रहा होता है, लेकिन डिमेंशिया के अंदर उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। अगर हम इसके असबाब को देखें तो इसके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ है, यानी कि जो बुढ़ापे की वजह से होने वाला मर्ज़ है। उसके अलावा पिक्स डिजीज़ है, हिंटोंग कोरिया है। उसके अलावा दिमाग में होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स इसकी एक बुनियादी वजह हो सकते हैं। उसके अलावा एंसेफ्लाइटिस हो सकता है। उसके अलावा मल्टी इंफ्रा डिमेंशिया हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। जब लीवर फेलियर होता है या लीवर के आसपास को सिस्ट होती है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करना शुरू करती है। उसमें प्रेशर इतना डाल देती है कि डिमेंशिया का मसला पैदा होता है। एक कैंसर का पेशेंट हमारे पास था, उसके सीने के ऊपर रसौली थी काफ़ी बड़ी। जब वो रसौली फैल गई, कंट्रोल से बाहर हो गई, तो उसके अंदर ये डिमेंशिया वाली कैफियत पैदा हो गई थी। उसको बिल्कुल हर चीज़ के होश हवास से वो बाहर आ गया था। अल्लाह ताला ने उसको उसका पर्दा रखा, अल्लाह ताला ने उसको जवार रहमत में जगह ता फरमा दी। लेकिन बहरहाल ये एक ज़िम्नन अर्ज़ा है कि वो रसौली इतनी बड़ी थी और फैल गई थी कि अपने फैलाव और प्रेशर की वजह से उसने असाब को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया था। इसके अलावा इसमें शराब नोशी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसकी एक वजह हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। एनीमिया की वजह से हो सकता है दिमाग को मुकम्मल तौर पर ब्लड सर्कुलेशन ना हो और ये मसला पैदा हो जाए। और वाइटामिन्स, आपको पता है वाइटामिन्स क्या होते हैं, वो तमाम खुराकी अज्जा जिनकी वजह से ज़िंदगी के मामला दुरुस्त चलते हैं। तो अक्सर औक़ात वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी, स्पेशली वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से मसाइल पैदा होते हैं। तशख़ीस के लिए इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लेबॉरेटरी टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि दिमागी और असाबी निज़ाम को जांचा जाए। डिप्रेशन को बिलखसूस एहतियात के साथ खारिज इम्कान करार दिया जाए, यानी कि ये ना सोचा जाए कि डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि डिमेंशिया बाकायदा एक प्रोमिनेंट, एक पैथोलॉजिकल एक इशू है। इसके अलावा जिस्म के अंदर पेशाब का मुआयना, शक्कर, यूरिया की मकदार, सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, मतलब सोडियम, पोटाशियम वगैरह के प्रॉपरली चेक कराए जाएँ। सीने का एक्सरे, खोपड़ी का एक्सरे, ताकि पता लगे कि कोई सीने में या खोपड़ी में कोई ट्यूमर वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पैदा हो रही जो आसाब के ऊपर बुरा असर डाल रही है। नफ्सियाती तज़िया के इम्तहान भी तशख़ीस में मददगार साबित होते हैं, यानी कि जो पर्सनैलिटी असेसमेंट के टेस्ट होते हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट है। इसके अलावा थायराइड के, यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग जो टेस्ट हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोपैथिक के में इसके अंदर नोथाइजोन ग्रुप जो है वो इस्तेमाल होता है। बेचैनी और नींद की कमी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथिक के अंदर इसके लिए बिलमिसल अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करवाएँ और अलामात ज़ाहिर होने के ऊपर
अलामात की बुनियाद पर वो दवाई यकीनन मरीज़ को दी जाए। मरीज़ को गैर मामूली फ़ायदा होता है। उसके अंदर बहुत सारी अद्वियात हैं, जिस तरह वरेट्रम एल्बम है, कालीफॉस है, इनका इस्तेमाल बहुत ही शानदार है। इसके अलावा स्ट्रामोनियम है, बहुत सारी अद्वियात हैं। उनको सिर्फ सिम्टम की बेस पर दिया जाए। मरीज़ का इलाज करने में जल्दी ना की जाए। हर्बल मेडिसिन के अंदर ही बहुत सारे इसमें लबूबात हैं, खमीरा जात हैं, जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। लेकिन जो भी दिया जाए वो मरीज़ को उसकी अलामतों के हिसाब से दिया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई है जिसको जिसका जो मुरक्कब है हमदर्द दवाखाना उसका नींद आवर दवाई के तौर पर उसका मुरक्कब बना रहा है, कसूसी के नाम से ग़ालिबन, यकीनन बल्कि कसूसी के नाम से इसका मुरक्कब बना रहा है। इंशाअल्लाह उसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो गलतियाँ कोताहियाँ उसके